नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। देश में लॉकडाउन 3.0 का ऐलान हो चुका है। 4 मई से 17 मई तक लॉकडाउन का यह तीसरा एडिशन होगा, लेकिन लॉकडाउन का यह फेज पहले के दोनों फेज से अलग होगा। सरकार ने पूरे देश को 3 जोन में बांटकर कुछ राहत देने का फैसला किया। अलग अलग जोन में कैसे राहत दी जाएगी, किस हिसाब से यह राहत दी जाएगी और कैसे कुछ जोन में लिमिटेड ट्रांसपोर्ट शुरू होगा, इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जुड़ रहे हैं, जो ये भी बताएंगे कि देश की अर्थव्यवस्था कैसे पटरी पर आएगी। नितिन जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। सर, पहला सवाल तो लोगों के मन में यही है कि जो मजदूर, यात्री, ये लोग सब फंसे हुए हैं और इन्हें अलग अलग राज्यों में भेजने का काम शुरू हुआ है। कई ट्रेनें की गई हैं, श्रमिक ट्रेनें जो चलाई जा रही हैं, जो इन लोगों को घर पहुंचाएंगी। बहुत बड़े स्केल पर मोबिलाइजेशन होगा और ऐसे में एक चिंता इस बात को लेकर है कि खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। उस खतरे को कम करने के लिए, संक्रमण का खतरा कम से कम हो, इसके लिए क्या तैयारी की गई है सर? उसके लिए क्या योजना है? मेरे हिसाब से मेरी जो जानकारी है कि कोरोना के लिए जो प्रोटेक्टिव गाइडलाइंस है जो होम मिनिस्ट्री ने दी है, उसी का पालन करके ये पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू होगा। उसमें इम्पोर्टेंट चीज है कि बाहर जाते समय मुंह पर मास्क लगाना चाहिए और सोशल डिस्टेंस 1 मीटर से ज्यादा मेंटेन करना चाहिए। भीड़ और इस प्रकार का रश नहीं करना चाहिए जिससे कोरोना का संक्रमण होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि कभी भी गाड़ी में बैठते समय, आते समय सैनिटाइजर से भी हाथ साफ करके रखने चाहिए। मुझे लगता है इसकी चिंता करेंगे तो हमें ये कोरोना का संक्रमण नहीं होगा और बढ़ेगा नहीं। मैं मानता हूं कि जाते समय शायद स्टेशन पर कहीं खाना खाना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा, हम हमारे साथ ही लेकर निकले ताकि किसी भी प्रकार से हमें संक्रमण होने की कोई संभावना ना हो। तो ये सब करके, इसका पालन करके हम करें। अदरवाइज इसके कारण कोरोना का अगर संक्रमण फैलेगा, मुश्किल होगी, जो लोग जा रहे हैं उनके लिए भी और बाकी लोगों के लिए। तो जो होम मिनिस्ट्री ने जो गाइड प्रिंसिपल दी है, उन गाइडिंग प्रिंसिपल के आधार पर उसका पालन करते हुए सुचारू रूप से ठीक कर से ये होगा। और जो लोग हैं जो उनको अपने घर पहुंचना चाहते हैं, जो लेबर है, माइग्रेंट लेबर है, वो भी अपने यहाँ जा। अच्छा सर, देखिए, मजदूरों के लिए घर वापसी का रास्ता तो साफ हुआ ही। इसके अलावा ये भी व्यवस्था की गई है कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी खुल सके। उसको खोलने के लिए भी रोड मैप सरकार ने जारी किया है। आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के साथ एमएसएमई मंत्रालय को भी संभालते हैं। सवाल ये उठता है कि मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो माल का ट्रांसपोर्टेशन होगा, उसमें भी कुछ दिक्कतें आएंगी सर, क्या और किस तरीके का एक्शन प्लान उसको लेकर है? देखो, पहली बात तो ये कि हमने राष्ट्रीय महामार्गों को खुला कर दिया है। हमारे यहाँ आज करीब 65 से 70% ट्रैफिक रोड पर आ गया और अभी धीरे धीरे इंडस्ट्री भी शुरू हुई है कुछ, जिसमें विशेष रूप से ये जो 3 बातें मैंने कही थी उसका पालन करते हुए फूड एंड शेल्टर की चिंता थोड़ा इंडस्ट्री को भी देखना है। और उसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट होगा शहर से इंडस्ट्रियल एरिया से, उसमें एक बस में हमने यहाँ महाराष्ट्र में ऐसे किया 25 लोग ही बैठे, उससे ज्यादा ना बैठे, ताकि वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके जाए। देखो, एक तरफ हम कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी आर्थिक वॉर, इकोनॉमिक वॉर भी शुरू है। तो हमको कोरोना को भी रोकना है, वो लड़ाई जीतना है ताकि कोरोना का संक्रमण न हो। और दूसरी ओर इकोनॉमी के कारण गांव, गरीब, मजदूर, किसान, माइग्रेंट लेबर, स्टूडेंट, इनकी जो तकलीफ है उसको भी वे आउट निकलना है। ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, इसमें एक दूसरे को पूरक है। इन सब बातों को करते समय उसके बारे में जो गवर्नमेंट के मार्गदर्शक तत्व है उसका पालन करते हुए अगर हम आगे जाएंगे तो मुझे लगता है हम दोनों बातों से ठीक प्रकार से आगे निकल सकेंगे। और इस समय हम सबका कर्तव्य है कि इन गाइडलाइंस का पालन करते हुए आगे जाए। ये हमारे भी हित में है, देश के भी हित में है और समाज के भी हित में है। सर, इस वक्त दुनिया भर के देश जो कोरोना से लड़ रहे हैं, उनके लिए 2 विकल्पों में से एक को चुनना था। अर्थव्यवस्था बचाएं कि देश के नागरिकों को बचाएं। भारत ने देश के नागरिकों को तरजीह दी और उससे हुआ यह कि अर्थव्यवस्था को थोड़ी चोट पहुंची और काफी चोट पहुंची है। इस अर्थव्यवस्था को फिर से जिंदा करने के लिए सरकार के पास क्या प्लान है? और प्रधानमंत्री चूंकि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देख रहे थे जब तक ये कोरोना की खबर नहीं आई थी, अब वो सपना कैसे पूरा होगा सर, और पूरा होगा भी या नहीं? पॉजिटिव एटीट्यूड, आत्मविश्वास
और उसके साथ साथ हम जीतेंगे। हम इस वॉर में जीतेंगे, इस आत्मविश्वास के साथ हमको आगे आना है और इन समस्याओं पर बात करना है। और मैं ये मानता हूं कि हमारी इंडस्ट्री निश्चित रूप से अड़चन में है और सरकार ने भी पूरी ताकत लगाकर उनके साथ खड़े हैं। पर एक बात हमको ये समझनी होगी कि सरकार भी अड़चन में है, राज्य सरकार भी अड़चन में है, भारत सरकार का भी रेवेन्यू टॉप हुआ है और दूसरी तरफ बैंकों की भी स्थिति आज चैलेंजिंग है। ऐसे स्थिति में उद्योजक, बैंकर्स, सरकार, राज्य सरकार, हम सब स्टेक होल्डर्स हैं और हमको इंटीग्रेटेड अप्रोच में हम सबको एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना होगा और आगे जाना होगा। और इसलिए इस बात को समझकर हम सब सर्वाइव हो, सब आगे जाए और इस समस्या पर मात करके आगे निकले, यही हमारी भावना है। और मैं ये मानता हूं कि जो आर्थिक लड़ाई है ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है। देखो, आपने देखा होगा कि चाइना के प्रति पूरे दुनिया में अब काफी बड़ा रोष है। सही बात। और विशेष रूप से सबसे महत्वपूर्ण बात है, जापान के प्रधानमंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, वहां उन्होंने जापान के उद्योगपतियों और जापान की जो इन्वेस्टमेंट चाइना में है उनको आउट ऑफ चाइना आने के लिए उन्होंने स्पेशल पैकेज जाहिर किया है, बड़ा पैकेज जाहिर किया है। और यही रिएक्शन लगभग यूरोपियन कंट्रीज में है, यूएसए में है। और मैं ये मानता हूं कि चाइना एक सुपर इकोनॉमिक पावर लगभग बनने की प्रोसेस में बन गई है, ऐसी स्थिति में है। और ऐसी स्थिति में चाइना के बारे में जो भाव वर्ल्ड के सभी देशों के मन में है, वो देखते हुए मैं मानता हूं कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। ये आपत्ति तो है, पर इसको इष्टापत्ति में रूपांतरित करने का एक चैलेंज हमारे सामने है। और भारत करके हम लोग जो प्रधानमंत्री जी का 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना था और 100 लाख करोड़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात थी, वो निश्चित रूप से पूरा करने के लिए हमको अवसर भी मिलेगा। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर लौट आएगी, लेकिन अभी उनकी बात करते हैं जो घर लौटने की बात कर रहे हैं या घर लौट रहे हैं। और आप महाराष्ट्र में हैं सर, महाराष्ट्र में यूपी और बिहार के बहुत सारे मजदूर वहां पर काम करने जाते हैं, तो अब उनको अगर वापस लौटना है तो राज्यों से किस तरीके का कोऑर्डिनेशन हुआ है सर? और चूंकि महाराष्ट्र में बहुत केसेस हैं, वो राज्यों तक न जाए, इसको लेकर क्या व्यवस्था है? देखिए, पहली बात तो ऐसे ही, तो मैं आपको पहले से कह रहा हूं कि ये फंसे हुए लोगों के लिए होम मिनिस्ट्री ने अपना सर्कुलर निकाल दिया है और सर्कुलर के साथ कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल भी रखे हुए हैं। और मुझे लगता है वो गाइडिंग प्रिंसिपल जो है, जिसका कुछ बातों का जिक्र मैंने आपके साथ किया है कि हम चाहे बस में जाए, चाहे रेलवे में जाए, चाहे हवाई जहाज में जाए, जो शुरू हो सकता है उस प्रकार से हमको जाने का मौका मिलेगा। और उसमें ये सब प्रिवेंटिव मेजर्स जो है, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना, इसका पालन करना होगा। इसमें एकदम भीड़ की गई तो उन लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है, समाज के लिए भी अच्छा नहीं और देश के लिए अच्छा नहीं है। अब धीरे धीरे देखो, गोवा और अरुणाचल प्रदेश में कोरोना का नंबर 0 है। उन लोगों ने वो कोरोना से लगभग फ्री हुए। ये जो अरुणाचल और गोवा में स्थिति है, ये पूरे देश के राज्यों में स्थितियां लाना, यही हम सबका प्रयास है। और इसलिए इन सब गाइडिंग प्रिंसिपल जो है उसका पालन करके भारत सरकार और राज्य सरकार कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है। बिहार सरकार ने उसके लिए जो लोग आएंगे उनको क्वारंटाइन में रखने की भी बात करके व्यवस्था की है। उत्तर प्रदेश भी उसके बारे में योजना और प्लानिंग कर रहा है और दोनों सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन के साथ इसके बारे में निश्चित रूप से प्रिवेंटिव मेजर्स लेकर और धीरे धीरे ये होगा। एकदम भीड़ करके सब लोग एकदम दौड़-धूप करेंगे तो नहीं हो पाएगा। इसकी मर्यादा को समझकर जनता ने सहयोग करना चाहिए, यही मेरा उनसे अनुरोध है। सर, जनता तो सहयोग कर रही है, पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कोरोना वॉरियर्स पर हमला कर रहे हैं। देश के कई हिस्सों में हिंसा की तस्वीरें आई, कहीं पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी गई, उन पर हमला हो जाता है, कहीं डॉक्टर्स की टीम पर पथराव हुआ। इन हालातों पर आपकी क्या सोच है सर? इसको लेकर आप क्या कहेंगे? एक बात तो ये सच है कि कोरोना वायरस में हमारे प्रधानमंत्री जी ने समय समय पर जो डिसीजन किए, उसने भारतीयों को की जान बचाने का बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। मैं आप एक ही बात बताऊंगा कि आप यूएसए की हालत क्या है देखिए, आप जर्मन की, फ्रांस की, यूके की, स्पेन की, इटली की हालत क्या है देखिए। और ऐसे में हिंदुस्तान में बहुत कम नुकसान हुआ है और इसका कारण प्रधानमंत्री जी ने इस समय पर निर्णय किए। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से प्रधानमंत्री संवेदनशील भी है, जनता के प्रति जागरूक भी है। और थोड़ा सा लॉकडाउन डिफिकल्ट है, लोगों को भी इससे तकलीफ हो रही है, पर यह सर्वसामान्य गरीब लोगों के हितों में है।
अगर हम इसका अगर पालन नहीं करेंगे तो हम बर्बाद हो सकते हैं। और इसलिए जात, पंथ, धर्म, भाषा इससे ऊपर उठ हमको आगे आना चाहिए। मैंने अभी नागपुर में हमारे गार्डियन मिनिस्टर और सबके साथ हमारे यहाँ मुस्लिम समुदाय की बड़ी मीटिंग कराई और उनको मैंने कहा कि ये लॉकडाउन का पालन डिसिप्लिन के साथ करना ये आपके हित में है। ये कोई मजहबी सवाल नहीं है, ये राजनीतिक सवाल नहीं है। हम सब ने इसको कोऑपरेट करके अपनी जान को बचाना ये आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। और इसलिए मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि लॉकडाउन अगर बढ़ता है तो लॉकडाउन बढ़ने में निश्चित रूप से हम सबका निश्चित रूप से प्रयास यही है कि किस प्रकार से हम लोग इसमें जी। हमारी जान को बचाएं। देखिए, मुझे उम्मीद है लोग आपको सुन रहे हैं वो इस बात को समझेंगे कि लॉकडाउन लोगों के हित में है। दूसरा बड़ी बात ये कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को लेकर लोगों को आशान्वित रहना चाहिए। दुनिया बहुत बदल जाएगी कोरोना के खत्म होने के बाद और ऐसे में भारत के पास असीम संभावनाएं हो सकती हैं क्योंकि बहुत सारे देश, वहां की कंपनियां भारत का रुख करेंगी। बहुत शुक्रिया नितिन गडकरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।